इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये सी लैंग्वेज डेनिस रिची करके एक बंदे ने बताया था और ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोसीजरल लैंग्वेज नॉर्मली एक टॉप डाउन अप्रोच होता है जहां पे आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में जो है कोड लिखते हो। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले 2 नंबर को ऐड करना हो, तो आप जो है 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक सेट ऑफ कोड लिखोगे। फिर उसके नीचे अगर आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए उसके नीचे लिखोगे। फिर डिवीजन करना हो फिर डिवीजन के लिए उसके नीचे लिखोगे। तो ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है और एक स्टेप के बाद जो है दूसरा स्टेप ऐसे फ्लो में आता है। तो इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं और सी इज वन ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। और सी एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी को जो है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। तो अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है तो आप जो है सी विंडोज सिस्टम में रन कर सकते हो। अगर आपके पास मैक है तो आप जो है सी को मैक पे भी रन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास लाइनक्स है तो आप सी को जो है लाइनक्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये टोटली जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और सी के लिए जो है बहुत सारे कंपाइलर्स भी अवेलेबल है। तो अभी हम इस सेशन के लिए जो है हम डेव सी प्लस प्लस यूज करेंगे। तो ये एक कंपाइलर है, इस कंपाइलर में जो है हम सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स दोनों रन कर सकते हैं। और सी जो है जब भी आप एक सी कोड लिखते हो तो वो पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटेबल क्रिएशन फ्रॉम अ सी प्रोग्राम इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन, दूसरा स्टेप होता है लिंकिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपाइलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो कोड लिखते हो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो इस सोर्स कोड को जो है आपको एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कोड को आप जो कन्वर्शन का प्रोसेस है उसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं। और कंपाइलेशन में बेसिकली आपने जो भी कोड लिखा है उसमें शायद से कुछ सिंटैक्टिकल एरर्स हो सकते हैं, सिमेंटिक एरर्स हो सकते हैं, या फिर जो भी टाइप के एरर्स है वो सब जो है इस कंपाइलेशन प्रोसेस में चेक हो जाते हैं। और फिर चेक होने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आपका सोर्स कोड जो है एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट कोड आपका फाइनल कोड नहीं होगा। अभी इस ऑब्जेक्ट कोड को आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो प्रोसेस लिंकिंग होता है। तो लिंकिंग में बस जैसे अगर हमें कोई भी एडिशनल लाइब्रेरीज की जरूरत हो, अगर आपने कुछ कोड लिखा हो और इस कोड में किसी एडिशनल लाइब्रेरीज को लिंक करने की जरूरत है आपने जो कोड लिखा है उसके ऊपर, तो वो वाला लिंकिंग का प्रोसेस है। तो जो भी एग्जिस्टिंग या फिर न्यू फीचर्स ऐड करने वो ऐड करके आपका ऑब्जेक्ट फाइल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो है आप रन करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों स्टेप्स जो है आपको एक सी सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये सी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी जो है एक सी प्रोग्राम के जो पूरे कंपोनेंट्स है वो समझते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है ये सब जो है बेसिक कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना सी प्रोग्राम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे #include stdio.h। तो यहाँ पे हमें अगर सी प्रोग्राम के साथ काम करना है तो हमें कुछ लाइब्रेरीज को लोड करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरीज के अंदर जो है कुछ इनबिल्ट फंक्शंस या फिर इनबिल्ट कोड ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो अगर हमको यूज करना है तो उसके लिए हमें ये सब लाइब्रेरीज को इन्वोक करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस कोड से जो है हम इस लाइब्रेरी को हमारे कोड में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि कंपाइल होने से पहले या फिर एग्जीक्यूट होने से पहले हम लोग को कुछ चीजें प्री प्रोसेस करनी चाहिए। तो वो यहाँ पे है। तो कंपाइलेशन से पहले मैं इस कोड को बता रहा हूँ, भाई कंपाइलर सुनो और ये लाइब्रेरी जो है लोड कर दो। और ये लाइब्रेरी क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो मैंने इस तरह से जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लोड कर दिया है। फिर इसके बाद आप जो भी कोड लिखोगे वो आप मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे। तो मान लीजिए जैसे हमारा जो है ब्रेन पूरा प्रोसेसिंग करता है, तो इसी तरह एक सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका पूरा एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन के अंदर होता है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन के अंदर स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है। और फंक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये फंक्शन का नाम हो गया है यहाँ पे, और हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे हमने जो है मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड दिया है। तो यहाँ पे वॉइड का मतलब ये है कि हम लोग जो है कुछ फिलहाल के लिए तो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो हम बाद में जब फंक्शंस डीपली कवर करेंगे तो अब हम डिफरेंट मतलब हम समझेंगे वॉइड एग्जैक्टली है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और रिटर्न टाइप एग्जैक्टली है क्या। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, हमारा जो मेन फंक्शन है वो सबसे
इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कोड का। फिर इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो ये मेन का जो है बॉडी है, तो मेन के बॉडी के अंदर हम लोग को जो भी कोड लिखना है और वो कोड लिखेंगे हम। और जैसे मैंने बोला था सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो आप जो है लाइन बाय लाइन वो कोड लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मुझे कंसोल पे कुछ प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करूंगा। तो इस प्रिंट एफ फंक्शन से जो है मैं अपने मॉनिटर पे या फिर स्क्रीन पे जो है कुछ प्रिंट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे बस प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद में गेट सी एच यूज कर रहा हूँ। गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर। तो नॉर्मली जो है हम बस एग्जीक्यूट करके छोड़ दे तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मतलब एक बार स्क्रीन ब्लैंक होगा, ब्लैंक होके वो निकल जाएगा। बट गेट कैरेक्टर मतलब जब तक आप कीबोर्ड से जो है कुछ प्रेस नहीं करते हो तब तक जो है वो वेट करेगा, तब तक एटलीस्ट वो आपको जो है रिजल्ट दिखाता रहेगा। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं अभी जो है अपने कंपाइलर में जाके ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है डेव सी प्लस प्लस है, ये कंपाइलर है, तो इसमें जो है मैं सी प्रोग्राम और सी प्लस प्लस प्रोग्राम दोनों एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने सीखा था हमें जो है लाइब्रेरी को लोड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड और लाइब्रेरी का नाम है stdio.h। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है और ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर इसके बाद जो है मुझे मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और जो भी मैं लिखूंगा वो जो है मेन फंक्शन के अंदर ही लिखूंगा। और यहाँ पे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब ये अभी फिलहाल के लिए तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर मुझे अभी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना हो तो अभी हम बस एक बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो अभी हम स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट एफ फंक्शन। और यहाँ पे मैं बस एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज स्पार्टा और इसके बाद बस मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर से हर एक लाइन ऑफ कोड जो है जो भी आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हो वो हर एक लाइन ऑफ कोड के बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे जो है इस कोड का एंड हो रहा है, तो सेमीकोलन से कंपाइलर को पता चलता है कि इस लाइन का कोड यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर इसके बाद मुझे बस गेट सी एच देना पड़ेगा। गेट सी एच का मतलब ये कंपाइलर बस एक कैरेक्टर के लिए जो है वेट करेगा। तो अभी एग्जीक्यूट और यहाँ पे कंपाइल एंड रन क्लिक करते हैं और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज स्पार्टा। तो हमने सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बेसिक्स हो गए। अभी समझते हैं कमेंट्स है क्या। तो नॉर्मली जब आप एक बहुत बड़ा कोड लिखते हो, तो ये तो काफ़ी बेसिक कोड था, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट हो गया हो तो उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगे। तो उस मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड को अगर फिर आपको बाद में जाके फिर से समझना है तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए क्या करते हो, आप डिस्क्रिप्शन डालते हो और इस डिस्क्रिप्शन को हम कमेंट्स बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया हो, बट अगर किसी और ने वो जाके देखा तो उसको उतने क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ऐसे डिस्क्रिप्शन आप जहाँ पे भी मतलब एडिशन का कोड है वहाँ पे बस एक डिस्क्रिप्शन डाल दो कि इस कोड से हम एडिशन कर रहे हैं। सिमिलरली जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का कोड है वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो कि वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली जहाँ पे भी डिवीजन का कोड है वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो कि इस कोड से जो है हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कमेंट्स नॉर्मली अगर कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन पढ़ रहे हो या फिर आपको भी बाद में मान लीजिए 1 साल के बाद आपको अगर अपना कोड वेरीफाई करना हो और उसको अच्छे से समझना हो तो वहाँ पे जो है आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो कमेंट जो है 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमको, तो ये कमेंट जो है बस हम एक लाइन में लिख देते हैं और ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम 2 फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट देने के लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो दे देते हैं। फिर उसके बाद हम एंड करने के लिए स्टार और फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। तो इस तरह से जो है हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा इनिशियल प्रोग्राम यही था, उस इनिशियल प्रोग्राम को हम यहाँ पे कमेंट्स ये सब ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इस प्रोग्राम का नाम दे दिया है और प्रोग्राम का ऑथर दे दिया यहाँ पे। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया था, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना आप लिख दीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर से स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। फिर यहाँ पे उसके बाद हमारा जो भी कोड है उस कोड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमारा मेन फंक्शन है और ये जो है हमारा प्रिंट फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं जो है आपको इस चीज़ का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री
प्रोसेसर डायरेक्टिव। और जैसे आप देख रहे हो इसका कलर भी अलग है, तो ये कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो है डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये हमारा जो है नॉर्मल रिजल्ट आ गया। अगर वही मैं यहाँ से ये दोनों फॉरवर्ड स्लैश हटा दूँ और अभी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो अभी देखिए कैसा होता है। तो यहाँ पे हमें जो है एक वार्निंग आया है, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अभी इस टाइम पे जो है इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, तो यहाँ पे हमें एरर मिला है। और ये एरर इसलिए मिला है क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्री इज अनडिक्लेयर्ड, ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर्स इन। तो ये हमारे जो आइडेंटिफायर्स मतलब किसी चीज़ का नाम दे रहा है, बट यहाँ पे इस कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअली है क्या, प्री क्या है, प्रोसेसर क्या है, डायरेक्टिव क्या है। तो ये बस एक कमेंट है जिसके थ्रू हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसलिए मुझे इसको जो है 2 फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डिनोट करना पड़ेगा, तब जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है कमेंट्स का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद टोकन्स पे आते हैं। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम। तो जैसे बूंद बूंद से पानी बनता है, इसी तरह जो है आप डिफरेंट टोकन्स को मिलाकर जो है आप अपना सी प्रोग्राम बना सकते हो यहाँ पे। और डिफरेंट टाइप के टोकन्स होते हैं, तो जैसे डिफरेंट टाइप का पानी होता है, तो मान लीजिए सॉल्टेड वाटर, शुगरी वाटर, तो इसी तरह मान के चलिए डिफरेंट टाइप के टोकन्स भी होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। तो आइडेंटिफायर्स, तो सी प्रोग्राम में आप कुछ भी अगर लिखते हो, कुछ वेरिएबल बनाते हो या फिर फंक्शन बनाते हो या फिर क्लास बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसका कुछ नाम होगा, उस नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो मान लीजिए अभी क्लास में कुछ 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों को मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ईच स्टूडेंट का कोई नाम तो होगा, तो ये नाम जो है उस स्टूडेंट का आइडेंटिफायर हो जाएगा। और यहाँ पे नाम एक्चुअली डुप्लीकेट हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरह जो है आपके आइडेंटिफायर्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो आइडेंटिफायर का सिंपल मतलब ये हो गया है कि आप किसी चीज़ का जब नाम देते हो, वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया या फिर ऐसा कोई भी हो गया है, उस चीज़ को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर वर्ड्स विच आर स्पेसिफिक टू सी लैंग्वेज। तो कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, मान लीजिए ट्रू, फॉल्स या फिर मेन, ये सब जो है रिजर्व्ड वर्ड्स है। और ये रिजर्व्ड वर्ड्स को जो है आप आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं और इनको आप किसी का नाम की तरह यूज नहीं कर सकते हो। फिर हमारे पास आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज है जो कि चेंज नहीं होते। तो इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वेरिएबल्स जो है आप टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है और उस टेम्पररी स्टोरेज स्पेस में आप कांस्टेंट स्टोर कर सकते हो। फिर हमारे पास स्ट्रिंग आते हैं। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो मान लीजिए किसी का नाम हो गया है, तो रजत, ये रजत क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो RAJAT, तो इसमें 5 कैरेक्टर है, ये 5 कैरेक्टर मिलके जो है रजत बना है और रजत जो है एक स्ट्रिंग है। फिर से ऑपरेटर्स हो गए, तो ऑपरेटर्स के साथ जो हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं हमारे ऑपरेंड्स पे, तो बस ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गए, जैसे हैश हो गया है। तो हैश से जो है, जैसे हमने हमारे पुराने प्रोग्राम में देखा था, हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये हैश से जो है हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया डिफरेंट टाइप के टोकन्स के।